good morning students. Welcome back to start with. कल का सेशन आपको अच्छा लगा, आपने कमेंट्स किया, थैंक यू वेरी मच. We are glad that we are able to serve you in the best possible manner and we'll make sure that we keep doing that. Now, in today's session, हम एक, दो, तीन, चार, पाँच अलग अलग टर्म सीखने वाले हैं. अब वो टर्म कौन से हैं? तो वो टर्म कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो आपने अपनी जिंदगी में, इवन दो यू नेवर डू कॉमर्स 2 months बैक, बट स्टिल यू हैव हर्ड ऑफ इट. मगर अब उनको आप असल में देखोगे कि उसमें क्या होता है, नंबर 1, और उनका डेफिनेशन समझोगे, नंबर 2, और उनका स्वभाव भी समझोगे. And that's what this entire session is going to be. These are the terms जो टर्म सुनने में नए नहीं है. कल क्या था कि when I say सैलरी पेएबल या फिर रेंट रिसीवेबल या प्रीपेड इंश्योरेंस या प्री रिसीव्ड रेंट और प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो आप लोग सर ये टर्म तो मैंने कभी सुना ही नहीं. वो सुनने के लिए आपको कॉमर्स में आना जरूरी है, वो सुनने के लिए आपको अकाउंट्स करना जरूरी है, और वो समझने के लिए, इनफैक्ट अकाउंट्स करने के लिए इनको समझना जरूरी है. So it's a whole cycle, it's a whole chain. ठीक है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, सुनने में व्हेन आई टॉक अबाउट सैलरी पेएबल आपको लगेगा मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, मगर मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा था. मैं उन सारे लोगों की बात कर रहा था जिन्होंने हमें सर्विस दे दी है मगर मुझे उनको सैलरी देना बाकी है. सो इट वाज रिप्रेजेंटिंग दोस पर्संस. जब मैं रेंट रिसीवेबल की बात कर रहा था तो मैं रेंट की बात नहीं कर रहा था. आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑल दोस पर्सन कि जिनको मैंने सर्विस दे दी है मगर जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है. So it was representing all those person जिनसे पैसा लेना बाकी. And same was with prepaid and pre-received. Not discussing too much about that. तो on the same line आज के टर्म्स वैसे नहीं है. आज के टर्म्स सुनते ही आप लोग क्या सर ये उसमा શું હવે સર આ તો આવડે છે સર, એમાં કે નવું નથી. યસ, ટર્મમાં કાંઈ જ નવું નથી, બટ ધ ડેફિનેશન, उसका स्वभाव, ठीक है, that is going to be something new. So not wasting too much of time, move to our first term. हमारा जो फर्स्ट टर्म बनने वाला है दैट इज नथिंग बट समथिंग कॉल्ड एज इफ यू कैन रीड इट, इट्स बैंक बैलेंस. क्या होता है बैंक बैलेंस, उसका स्वभाव क्या है, ठीक है, वो बेहतर समझने के लिए लेट्स ऑल मूव टू द प्ले. प्लीज. थैंक यू सर. कैसा चल रहा है आपका? इट्स वेरी गुड. गुड. ओके फाइन. सर आपके सिस्टम में से बता दीजिए ना एक बार कि मेरे बिजनेस का कितना पैसा यहाँ पे जमा है अभी आपके बैंक में? सर आपके बैंक बैलेंस में रुपीज 1 लाख. 1 लाख? यस. बैंक बैलेंस बता दीजिए. बैंक बैलेंस सर जो पैसा आप हमें देते हो यहाँ रखने के लिए, हमारे पास रखने के लिए, उसको बैंक बैलेंस कहते हैं. ओके, मतलब मेरा पैसा, मेरे बिजनेस का पैसा ना Yes. जो मैं बैंक में रखता हूँ उसको बैंक बैलेंस बोला जाता है. एब्सोल्युटली. कितना है? 1 लाख रुपए. 1 लाख. तो ये है ना, मेरा दूसरा इनकम आया है 50,000 रुपये. ओके. तो ये भी आप रख दीजिए. तो अब मेरा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपए हो गया. एब्सोल्युटली. 1 लाख था, 50 मैंने दिया, तो अब वो बैंक बैलेंस कितना हो गया? 1.5 लाख. 1.5 लाख. ठीक है, मेरा पैसा ये आपके पास पड़ा है. हमारे पास पड़ा है. आप सर करते क्या वैसे, मतलब उसको रखे रखते हो अपने पास? नहीं सर, ऐसा नहीं है. ये पैसा ऐसे ही नहीं पड़ा रहता. आपका पैसा जो हमारे पास रहता है वो हम जिसको ज़रूरत होती है, किसी को जो भी, मतलब उसको कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कुछ भी स्टार्टअप या कुछ भी करना हो तो ये पैसे हम उनको प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे आइडल नहीं पड़े रहते. ओके, ऐसे नहीं पड़ना है. यस यस. ओके ओके ओके, समझ गया. बट याद रखना सर, ये पैसा मेरा है जो आपके पास पड़ा है. यस. तो मैं जब चाहूँगा मेरी ज़रूरत के हिसाब से इसको वापस विड्रॉ कर लूँगा आपके पास. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. तो मैं ऐसा बता रहा हूँ और टेक्निकली जता रहा हूँ कि ये पैसा आपसे लेना बाकी है. एब्सोल्युटली सर. ठीक है. यस. तो फिर ये एक तरीके से मेरा असेट भी हुआ ना, कह सकते हैं. बेनिफिट लेना बाकी है. ट्रू. ठीक है. और जस्ट बिकॉज ऐसे ही पढ़े नहीं रहना, सालों तक पढ़े नहीं रहना देना, और कभी ना कभी इस साल के अंदर उठा लूँगा, तो ये मेरा करंट असेट हो गया है. ठीक है. ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आऊँगा वापस करने के लिए. श्योर श्योर. ओके, थैंक यू सर. वेलकम बैक.
प्ले देखा, प्ले में क्या क्या देखा आपने? तो प्ले में देखा राहुल सर वंस अगेन वाज रिप्रेजेंटिंग हिज बिजनेस. कल किसी ने मुझे अच्छा सवाल पूछा. आई थिंक आई मेट वन ऑफ द स्टूडेंट पर्सनली एट माय ऑफिस एंड शी वाज लाइक सर किसका एंगल देखने का? राहुल सर का देखने का, रोहन सर का देखने का, प्रकाश भाई का देखने का, आपका देखने का, किसका एंगल देखने का? रिमेंबर फ्रॉम डे वन आई हैव बीन टेलिंग दिस, विल कीप आवर एंगल वेरी कांस्टेंट. हर एक एंगल नहीं देखेंगे हम, हर बार राहुल सर का एंगल भी नहीं देखेंगे हम, राहुल सर के बिजनेस का एंगल देखेंगे. होप दैट इज क्लियर. तो जो भी ट्रांजैक्शन समझेंगे वो सारे के सारे, जो भी डेफिनेशन समझेंगे वो सारे के सारे राहुल सर के बिजनेस के एंगल से देखेंगे. होप दैट इज क्लियर. तो कल रादर प्ले में क्या देखा? एक्सक्यूज मी, प्ले में क्या देखा आपने? प्ले में देखा राहुल सर वाज डूइंग फाइन विद हिज बिजनेस, ही हैड सम एक्सेस कैश विद हिम. अब कैश घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है. 2-3 नुकसान. नंबर 1, घर पे रखोगे चोरी होने का डर है. घर पे रखोगे चोरी तो होगी, ऊपर से चोर आएगा अपने को मार के जाएगा. एंड नंबर 3, घर में पड़ा हुआ पैसा कुछ कमा कर नहीं देता. Idle cash earns you nothing. I repeat, idle cash earns you nothing. And that's where the golden rule of business is पैसे को पड़ा मत रहने. इसीलिए राहुल सर गए बैंक के पास. बैंक के पास यानी रोहन सर के पास नहीं. रोहन सर इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक. होप दैट इज क्लियर. बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन. इट कैनॉट टॉक, इट कैनॉट डू अ डील. So on his behalf, रोहन सर is doing the deal. तो राहुल सर गए रोहन सर के पास. उन्होंने बोला यार मेरे पास थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है जो मुझे तेरे वहां रखना है. ऑलरेडी मेरा 1 लाख पड़ा है और ये मैं कुछ और 50,000 या कुछ जो भी है वॉट एवर अमाउंट, डोंट गेट इनटू द अमाउंट, वो मैं रखने आया हूँ. रोहन सर ने बोला ठीक है, तो तेरा 1 लाख था और 50,000 और हो गया तो 1.5 लाख हो गया. तेरा बैंक बैलेंस 1.5 लाख हो गया. राहुल सर बोला क्या, कौन सा बैलेंस? बोले तेरा बैंक बैलेंस 1.5 लाख हो गया. बोले बैंक बैलेंस क्या होता है? तो रोहन सर ने समझाया, इट इज बिजनेस इज मनी लाइंग विद बैंक. किसका बिजनेस? राहुल सर का बिजनेस. तो इट इज राहुल सर के बिजनेस का पैसा इज लाइंग विद बैंक, दैट बिकम्स राहुल सर के बिजनेस के लिए बैंक बैलेंस. अगर आसान भाषा में समझना है या किसी को समझाना है तो व्हाट इज बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस इज मेरा पैसा बैंक के पास. मेरा पैसा बैंक के पास, दैट इज नथिंग बट बैंक बैलेंस. इट कैन बी दैट आपके पेरेंट्स का भी बैंक बैलेंस हो सकता है. अगर आपका अकाउंट खुला है तो आपका भी बैंक बैलेंस हो सकता है. बैंक बैलेंस क्या होता है? वंस अगेन आपका पैसा बैंक के पास, दैट इज नथिंग बट बैंक बैलेंस. क्योंकि मेरा पैसा बैंक के पास है, मेरे बिजनेस का पैसा बैंक के पास है, तो वो पैसे से मुझे बेनिफिट मिलना बाकी है. होप दैट इज क्लियर. मैं कभी भी जाऊंगा बैंक में, लाइन में खड़ा रह सकता हूं, ठीक है. आई विल जस्ट ड्रॉ चेक सेल्फ का और वो पैसा उठा सकता हूं. आई कैन गो टू एटीएम, आई कैन पुट इन एटीएम कार्ड एंड आई कैन विड्रॉ दैट मनी. आई कैन ड्रॉ चेक in favor of someone and someone can withdraw that money on my behalf. So if you can understand, वो मेरा पैसा है, उससे मैं कभी भी बेनिफिट ले सकता हूं. एंड दैट्स व्हाई आज अगर 1.5 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा है तो दैट मीन्स आज उस 1.5 लाख में से मुझे बेनिफिट मिलना बाकी है. सो दिस बिकम्स माय एसेट. और उसमें भी if you can remember, I don't keep my money like that forever. No, none of us are doing that with bank balance. हमें जब चाहिए हम जाएंगे, एक rather card use करेंगे and we'll use that money. हम किसी को भी चेक लिखेंगे and we'll pay money from the bank. So if you can understand this money, and I also keep depositing new funds. So the rotation is always on. मैं नया पैसा डिपॉजिट करूंगा, पुराना पैसा उठाऊंगा, नया पैसा डिपॉजिट करूंगा, पुराना पैसा उठाऊंगा. So the benefit that I am going to get from this money, which is lying in the bank, is for less than 1 financial year. That's what I intend. Hope that is clear. And that's where it is my current asset. किसी ने अच्छा पूछा था कि सर अगर अपीयरेंस पर जाए तो बैंक बैलेंस क्या हुआ, टेंजिबल या इनटेंजिबल? रिमेंबर, अगर अपीयरेंस पर जाए तो बैंक बैलेंस हो जाएगा इनटेंजिबल, बिकॉज इट्स वर्चुअल मनी. आई कैन सी इट इन माय फोन. मैसेज आएगा कि अच्छा 10 लाख
12,335, but can you touch it? No. Cash is tangible, you can touch it. Bank balance becomes intangible because it's your virtual money. Hope that is clear. So what is bank balance? Once again, it is business's money lying with bank. अगर आसान भाषा में बोले तो मेरा पैसा बैंक के पास. It is my asset. Asset में कौन सा वाला asset? तो answer is current asset. Hope things are clear. So that is our first term of the day. सुना हुआ है, नया कुछ नहीं है, सिर्फ आज हमने उसको एक definition दी और उसका स्वभाव जाना. Hopefully everyone is clear with this. इसके बाद जो दूसरा हम टर्म देखने वाले हैं, ये exactly इसका mirror image होने वाला है, इसका opposite होने वाला है. Now what is that mirror image? Understand this. Business needs money. Business needs money for different reason. वो एक कहावत है ना, अगर आपकी ज़रूरतें बड़ी है, rather प्रॉब्लम बड़े हैं, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बड़ा होना चाहिए. अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है तो उसका सोल्यूशन छोटा होना चाहिए. अगर से फॉर एग्जांपल मुझे बिल्डिंग खरीदना है तो बिल्डिंग का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है, तो वो खरीदने के लिए जो मैं लोन लूंगा वो भी 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग लिया 10 साल तक उसको रखूंगा तब जाके उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर कर पाऊंगा. अगर कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाऊंगा तो लोन कैसे भरूंगा? तो अगर बिल्डिंग का बेनिफिट मुझे 10 साल का लग रहा है तो उसका जो लोन है, जो बोरो करके मैं बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, वो लोन भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए. मगर अगर मैं मेरे डे टू डे एक्टिविटी लाइक गुड्स खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए मैं लोन लेता हूं. अब गुड्स खरीदे, गुड्स इज कमोडिटी इन विच आई डील इन. आज खरीदा, कल का कल बेच दूंगा, या परसों, या मे नरसों, या मे भी 7 दिन में, या फोर्टनाइट, या 1 महीने में बेच दूंगा. तो जब बेनिफिट 1 महीने का है तो जैसे ही पैसा आए, वो पैसा बोरो अगर किया है तो तुरंत पे कर दो. तो जरूरत है छोटी, तो उसका लोन भी छोटा होना चाहिए. जो हमने आगे देखा था, राहुल सर मेरे पास आए थे, आई वॉज बैंकर, और मैंने उनको 10 साल का लोन दिया. वो लॉन्ग टर्म लोन था. आज जो देखने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म लोन होने वाला है. व्हाट इज दैट शॉर्ट टर्म लोन? टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली, लेट्स ऑल मूव टू द प्ले. On to the play. Yes, Rahul sir. Good morning. This is Rohan sir. हाँ, आपने यहाँ पे कॉल किया था ना मुझे, आपको एक्चुअली वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए था. हाँ. सो वी हैव गॉट दैट फैसिलिटी हियर. हमारे पास वो फैसिलिटी है. आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको पूरे तरीके से समझा देता हूँ. ठीक है? ओके. आगे सर मैं इधर ही था, तो मैंने सोचा आई. हाँ सर, तो आप कुछ फैसिलिटी की बात कर रहे थे. हाँ, वो आपके जो आपने मुझे बताया था ना कि आपको मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा मतलब हाँ सर, मेरा पेमेंट बहुत होता रहता है. हाँ, फ्लक्चुएशन. अभी बैंक बैलेंस हो ना हो पता नहीं, मेरा पेमेंट चला जाए तो सर कुछ हो सकता है सर. हाँ, तो देखिए, आपको हम ₹5 लाख का ओवरड्राफ्ट देंगे. कौन सा ड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बेसिकली लोन कह सकते हैं हम. ओके. और आपके बैंक बैलेंस में अभी ₹3 लाख है. हाँ. तो आप 8 लाख तक, हाँ. ₹8 लाख तक आप वो फंड्स यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए. 3 लाख तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये 5 लाख दूसरे कहाँ से आएंगे? 5 लाख सर हम आपको देंगे. हमारे जो फंड्स हैं हम आपको देंगे यूज करने के लिए हमारी साइड से. इस बार आपका पैसा मेरे पास होगा. बिल्कुल सर, बिल्कुल. ओके. बिल्कुल. टेक्निकली मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि 3 लाख जो है वो मेरा पैसा जो है ऑलरेडी Yes, बैलेंस आपके बैंक बैलेंस में है. ओके. Yeah. 5 लाख आप अपनी तरफ से मुझे देने वाले हो आपको मेरे पेमेंट्स करने के लिए. Yes. टेक्निकली मेरा लिमिट अब हो जाता है 8 लाख. 8 लाख सर. आप आओ. 3 मेरा, 5 आपका. मेरा 5 लाख है. ओके. तो ये 5 लाख एक लोन जैसा आपने जैसा बोला, कैसे? तो कहीं ना कहीं आराम से 5-6 साल बाद ही मैं नहीं, आराम से नहीं. ये आपको 5 साल नहीं मिलेगा. आपको ये जो हम लोन दे रहे हैं, जो ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं, ये आपको 1 साल के अंदर आपको पे कर देना पड़ेगा. ओके. तो पहला तो जो 5 लाख आप दे रहे हो, आपका पैसा मेरे पास है जो मुझे वापस लौटाना है. तो एक तरीके से मेरा लायबिलिटी बन गया. यस. और विदिन मंथ्स मुझे पे करना है. यस. तो फिर ये मेरा करंट लायबिलिटी होगा, राइट? एब्सोल्युटली सर. ओके. ठीक है, तो मैं जो फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज होती है वो बाहर से कंप्लीट करूंगा. एकदम सर. Thank you. ओके. ठीक है ना सर. Welcome back.
प्ले देखा, प्ले में एज आई टोल्ड इट वाज अ मिरर इमेज। इस बार राहुल सर गए रोहन सर के पास। वंस अगेन राहुल सर वाज रिप्रेजेंटिंग हिज बिजनेस, रोहन सर वाज रिप्रेजेंटिंग हिज बैंक। राहुल सर ने बोला यार थोड़ी पैसे की जरूरत है, रोहन सर ने बोला है ना मेरे पास। इनफैक्ट रोहन सर ने उनको कॉल किया था कि राहुल तुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है और ना डे टू डे बेसिस, तो हमारे पास एक मस्त स्कीम आया है, तू आजा मैं बता देता हूँ। राहुल सर आए, उन्होंने बोला देख तेरे को जो पैसा चाहिए, तेरे को 5 लाख तक का बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया है। राहुल सर कौन सा ड्राफ्ट? तो रोहन सर ने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट। बोले वो क्या होता है? बोले दैट इज अ फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू इट्स कस्टमर दैट बाय दैट अमाउंट कस्टमर कैन ओवरड्रॉ ओवर एंड अबाउट देयर बैलेंस। मतलब समझना, प्ले में भी समझाया था, वापस समझाता हूं। अगर मुझे बैंक 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट ओडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा पैसा मेरे बैंक में 0 है, यानी कुछ नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस 0 है, तो मैं 5 लाख तक उठा सकता हूं। आप लोग ऐसा 0 है तो 5 लाख कैसे उठाए? तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, दिस 5 लाख बिलोंग्स टू बैंक। अगर मेरे अकाउंट में मान लो 3 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये 3 तो मेरे ही है, वो तो मैं उठा ही सकता हूं। मगर ओवर एंड अबाउट दैट बैंक गिव्स मी विड्रॉइंग फैसिलिटी ऑफ 8 लाख टोटल, यानी 3 मेरे, मगर मैं उठा सकता हूं 8, यानी मैं 5 लाख एक्स्ट्रा उठा रहा हूं, विच इज नथिंग बट बैंक्स मनी lying with me. Hope that is clear. So if somebody is asking me what is bank overdraft, so remember it's a facility given by bank to its customers. You have to start like that. It's a facility given by bank to its customer. For what? It is बैंक्स मनी लाइंग विद बिजनेस, बैंक का पैसा मेरे पास, आसान शब्दों में डेफिनेशन है ये। बैंक बैलेंस में मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा था, मुझे बैंक से वापस लेना बाकी था, तो इट वाज माय एसेट। यहां पर बैंक का पैसा मेरे पास पड़ा है जो मुझे उनको लौटाना बाकी है, तो ये बन जाएगा मेरा लायबिलिटी। कौन सी वाली लायबिलिटी? तो अगर पर्सन के एंगल से देखें तो बैंक को लौटाना बाकी है, बैंक इज अदर देन ओनर एंड बिजनेस, तो इट्स योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। और अगर पीरियड के माध्यम से देखें तो एज आई टोल्ड यू, जरूरतें छोटी तो उसके सॉल्यूशन भी छोटे होने चाहिए। इट इज अ लायबिलिटी व्हिच इज टू बी रिटर्न बैक विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। इट्स अ शॉर्ट term borrowing facility given by bank, so it's your current liability. Hope that is clear to everyone. एक और चीज बताता हूं। Now see, you must have heard this concept called interest. इंटरेस्ट सुना होगा ना, गिनने का तरीका भी आता होगा, PRN/100, ऐसे 3rd स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा। अब इंटरेस्ट होता क्या है, मैंने ऑलरेडी मेरे आगे के सेशन में बता दिया है, मगर आज थोड़ा कनेक्ट करके बता देता हूं। इंटरेस्ट इज बेसिकली दैट चार्ज विच यू आर गोइंग टू चार्ज टू अ पर्सन हु यूजेस योर मनी। मैंने बैंक को पैसा दिया तो रखने को दिया है बॉस, मैं जब चाहूं वापस ले लूंगा। होप दैट इज क्लियर। अब जब मैं रखने को देता हूं, पता है राहुल सर ने रोहन सर को पूछा था कि आप ये पैसा रखते हो क्या अपने पास? रोहन सर नहीं, हम फिर ये पैसा किसी और को देते हैं जिनको ये पैसे की जरूरत होती है। तो ना ही मैं मेरा पैसा बैंक को फ्री रखने के लिए दूंगा, ना ही बैंक वो पैसा वो जरूरतमंद को फ्री में देने वाली है। I am using, rather bank is using my money, and that someone is using bank's money for using others' money, there is a charge, and that charge is nothing but
इंटरेस्ट। तो अगर कोई पूछता है इंटरेस्ट क्या है, सो इट्स अ चार्ज फॉर यूजिंग someone else's money। होप दैट इज क्लियर। अब ये चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो रिमेंबर इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एवरी मंथ। किसी एक के लिए ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा और किसी एक के लिए ये रेवेन्यू रिसीट होगा। अब किसके लिए एक्सपेंस, किसके लिए रिसीट, इतना याद रखना। तो वो समझने के लिए हमें एक गोल्डन वर्ड पकड़ना है, एंड दैट गोल्डन वर्ड इज सेक्रीफाइस। जिसका सेक्रीफाइस होगा उसके लिए ये रिसीट। होप दैट इज क्लियर। व्हाट डू आई मीन बाय सेक्रीफाइस? इन फर्स्ट सिनेरियो पैसा किसका था? राहुल सर का, राहुल सर के बिजनेस का। किसको दिया? बैंक को। तो सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड राहुल सर का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन ऑन द बोर्ड, बैंक interest, or I can say interest on bank balance। मेरा पैसा बैंक यूज कर रहा है। आई कुड हैव यूज्ड इट फॉर माय ओन रीजन, राहुल सर माइट हैव यूज्ड इट फॉर हिज ओन रीजंस। उन्होंने अपने बिजनेस के लिए मान लो कोई असेट खरीदा होता या फिर कोई खर्चा किया होता या अपने पास रखते, मगर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने बैंक को दिया और फिर बैंक उसमें से और ज्यादा बिजनेस करेगा। तो राहुल सर को कुछ तो मिलना चाहिए। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? राहुल सर का। तो रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस बिकम्स योर रेवेन्यू रिसीट। वहीं पर अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, रिमेंबर एंगल हमें अपना ही पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि इस बार अब बैंक का पैसा हमारे पास है तो बैंक का एंगल देखेंगे, नहीं, बैंक रादर एंगल राहुल सर का। इस बार क्या हो रहा है? इट इज बैंक्स मनी लाइंग विद अस। राहुल सर के पास बैंक का पैसा पड़ा है। सेक्रीफाइस किसका हुआ? बैंक का। तो बैंक के लिए ये इंटरेस्ट बनेगा बैंक का इनकम, तो हमारा ये बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंस। रिमेंबर इंटरेस्ट भरा नहीं भरा उससे प्रोडक्शन को डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। होप दैट इज क्लियर। देयर आर फ्यू मोर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। हमें एंगल रिमेंबर राहुल सर वाला ही पकड़ के रखना है। याद है वो सीन जिसमें राहुल सर मेरे पास आते हैं और मेरे पास है ना, मैं बैंक का उस समय मैनेजर था, आई वाज रिप्रेजेंटिंग बैंक, और मुझसे कुछ लोन लेते हैं। मैंने उनको लोन दिया कुछ 5 या 10 साल के लिए। इफ यू कैन रिमेंबर द एंटायर सीन, बैंक ने राहुल सर को कुछ 5 करोड़ या कुछ दिए, व्हाटएवर, आई डोंट गेट इनटू द अमाउंट। तो सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? किसका पैसा कौन यूज कर रहा है? इफ यू कैन अंडरस्टैंड, बैंक का पैसा राहुल सर यूज करेंगे, तो सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? बैंक का। तो बैंक के लिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज इनकम, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए इनकम, जो सामने वाला है उसके लिए एक्सपेंस। बैंक ने हमें लोन दिया तो सेक्रीफाइस बैंक का हुआ, तो बैंक के लिए इंटरेस्ट बना उनका इनकम, मगर राहुल सर के लिए वही इंटरेस्ट बन जाता है revenue expense, nothing to do with production। तो indirect expense। चलो एक और देखते हैं। इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। कैपिटल याद है? देखिए हर बार मीनिंग पकड़ लो तो आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट आया यानी सेक्रीफाइस ढूंढना है, जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए इनकम, सामने वाले के लिए एक्सपेंस। हमें बिजनेस का एंगल देखना है। कैपिटल में क्या था? इट वाज मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस। राहुल सर ने बिजनेस को मॉनेटरी बेनिफिट दिया था। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? राहुल सर का। तो राहुल सर के लिए इनकम, मगर आर वी राइटिंग फॉर राहुल सर? नो। हम किसके लिए लिख रहे हैं? बिजनेस के लिए। राहुल सर का मॉनेटरी बेनिफिट बिजनेस यूज कर रहा है, तो सेक्रीफाइस राहुल सर का हुआ तो उनके लिए बनेगा इनकम, मगर हम उनके लिए नहीं देख रहे हैं, हम बिजनेस के लिए देख रहे हैं। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकम्स देयर रेवेन्यू एक्सपेंस। वंस अगेन, अगर नहीं पे किया तो प्रोडक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स देयर इन डायरेक्ट एक्सपेंस। एक और आखिरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वंस अगेन डेफिनेशन पकड़ो। इंटरेस्ट जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए इनकम, सामने वाले के लिए एक्सपेंस, मगर इंटरेस्ट किस पर है? तो ड्रॉइंग्स पर। ड्रॉइंग्स क्या था? इट वाज मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? बिजनेस का। तो बिजनेस के लिए ये बन जाता है उनका रेवेन्यू रिसीव। सर तो राहुल सर के लिए एक्सपेंस हुआ ना? सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। आप सिर्फ एक ही एंगल सोचोगे, हर एंगल सोचना हमारा काम नहीं है। Hope that is clear. I repeat, what is interest? It's a charge for using someone else's money. Every month you have to pay. Formula होगा PRN upon 100. क्योंकि every month है तो ये revenue receipt या फिर revenue expense बनेगा। किसके लिए expense, किसके लिए receipt? तो जो sacrifice करेगा उसके लिए receipt, और सामने वाले के लिए वो बन जाता है एक्सपेंस। सामने वाले के लिए, होप यू कैन अंडरस्टैंड, जिसके लिए वो सेक्रीफाइस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, मेरा पैसा बैंक के पास, सेक्रीफाइस मेरा, तो मेरे लिए बना इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का पैसा मेरे पास, सेक्रीफाइस बैंक का, तो उसके लिए इनकम, तो हमारे लिए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने बैंक से लोन बोरो किया, सेक्रीफाइस बैंक का हुआ, तो उनके लिए इंटरेस्ट इनकम। मगर हम उनकी बात ही नहीं करेंगे, हम तो अपनी बात करेंगे। वी आर सो सेल्फ obsessed that we'll only talk about ourselves. Remember this for this entire life. Hope that is clear. So ये बनेगा अपना revenue expense. Interest on capital, monetary benefit given by owner to the business. Sacrifice owner का, उसके लिए इनकम, हम उसकी बात नहीं करते, हम तो अपनी बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के लिए बना एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस। सेक्रीफाइस बिजनेस का, बिजनेस के लिए इनकम। होप दैट इज क्लियर। एक आखिरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस होगा शायद, नहीं, इनकम होगा, नहीं, सेक्रीफाइस किसका हो रहा है? इसलिए बिफोर यू गो फॉर कंक्लूजन ऑफ दिस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्ले एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट प्ले है, शांति से मज़े से देखना, थोड़ा फन फैक्टर डाला है, ठीक है? होपफुली यू विल बी लाइकिंग इट। सो लेट्स move to the play. માર્કેટ 600 પોઈન્ટ ઉપર જ છે, ખરીદી લે આપણી જે પોઝિશન સ્ટેન્ડિંગ છે ને, ખરીદી લો, વાંધો નહીં. હા, હલો, અચ્છા એવું છે, નુકસાન થાય. હા, વેચી કાઢો, વાંધો નહીં, વેચી કાઢો, કોઈ વાંધો નહીં, જે છે વાંધો નહીં. આપણે કામ કરજો, 200 રૂપિયાનો તો એમાં ફાયદો છે જ, તો એ હવે આગળ નથી કરવું, આપણે વેચી જ કાઢીએ છીએ. આવો બેસો, હા, વેચી કાઢો, વાંધો નહીં.
કેમ છો? કેમ છો દીપ્તેશભાઈ? રોહન નામ. ઓ હા, સારું સારું. ભાવિકભાઈ બોલો બોલો. હવે આપણે છે ને એક સિચ્યુએશનમાં ફસાયા છે. ફસાયા નથી, એવું છે કે હવે બિઝનેસ બહુ જ સારી રીતના ચાલી રહ્યું છે. કમ્પ્લીટ કોંગ્રેચ્યુલેશન. ભાવિનભાઈ બહુ સરસ કરો તમે. રોહન. સારું સારું. કુલભાઈ. ઓકે. હવે એમાં એવું છે, પ્રોફિટ બહુ થઈ ગયો છે. મારે જેટલી બોટલો આપણું બોટલનો ધંધો હતો બધું ઓલમોસ્ટ બધું થઈ ગયું છે. સરસ બધું એક્સપાન્શન રીતે થયું. હવે મારા પાસે બહુ જ બધા પૈસા પડ્યા છે. મારે લેન્ડ વેન્ડમાં નથી નાખવું. તો આ પૈસાને આપણે કેવી રીતના સારી રીતના યુઝ કરી શકાય? એ જ તો મારું કામ છે. તમારા જેવા પાસેથી પૈસા લેવાના ને બીજા જે તમારા જેવા પૈસાવાળા લોકો એમ જરૂર હોય એમને આપવાના. એને ઇંગ્લિશમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે. હવે તમારા માટે છે ને આપણે એક કામ કરીએ. બહુ પૈસા છે ને? હે? શેર લઈ લો. શેર ગીર નહીં જવું પડે? શાસન ગીર? જોક મારો છો ને? હે ને? જોક ને? તમે કીધું ને શેર એ મને ખબર પડી ગઈ. ઉડાવ છો હે ને? હવે સમજાવું તમને. શેર લેવાનું. શેર એટલે શું સમજો? લેન્ડ. શેર એટલે બર્થડે માં ગયા છો ને? બર્થડે માં હે ત્યારે જ્યારે બધા હેપી બર્થડે કરે ત્યારે તમારી નજર કેક પર જ હોય છે ને? હા. તમને એવું હોય કે આમાંથી મારો શેર કેટલો? અચ્છા, શેર. એ જ શેર. હા. શેર આપણે જેમ કેક છે ને હા. એવી રીતે કંપનીમાં ભાગીદારી જોઈતી હોય ને? હા. હે? ભાગીદારી એટલે ઓનરશિપ. તો ઓનરશિપમાં માન લો તમે 10% ઓનર બનવું છે તો એ 10% નો તમારો શેર થઈ જાય. એના પૈસા આપો એટલે તમે 10% નો શેર તમારો. એટલે 10% થી તમે માલિક. 10%ની ભાગીદારી મારી. હા, એ તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. મારે પૈસા આપવાના. તમારે પૈસા આપવાના બની જાઓ. અને 10% થી તમે કંપનીમાં તમે 10% થી ઓનર બની જાઓ. પૈસા આપીને પૈસા આપી. સરસ છે. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અચ્છા, આમાં આપણને શું હોય આગળનું પ્રોસીજર? એટલે પછી તમે કેવું આમાં તમે સાહેબ ઓનર બની ગયા બરાબર છે. Owner. હવે ઓનર એટલે તમારે હવે વરસપત એટલે નફો નુકસાન જે થાય એ. તો નફો થાય ને તો એ આખો નફો છે ને તમારા જેવા તમે તો 10% લીધા હા. તો બીજા 90% કોઈ બીજા પાસે છે ને? હા. તો તમારા જેવા જેટલા લોકો છે ને એ બધામાં નફો ડિવાઈડ થાય. અચ્છા. અને ડિવાઈડ કરેલો નફો કંપની તમારા જેવા જે શેર હોલ્ડર હોય ને એમાં એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દે. અને જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે ને એને ડિવિડન્ડ કહેવાય. ઓકે, સમજી ગયો. કંપનીનો જે નફો થયો હા, એ નફો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નફો પ્રોફિટ. પ્રોફિટ. હા, પ્રોફિટ. હા, પ્રોફિટ જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો કંપની કરે બધા મારા જેવા તારા જેવા જેટલા ભાવિનભાઈ જેવા જેટલા બીજા લોકો હોય ને રોહન હા, એ જ ભાવિન કંપનીના નામ તો યાદ રહેતા હશે ને તમારા જેવા? ના ટેન્શન ના લો. હા, તો એટલે એ બધાને આ પ્રોફિટ નું ડિવાઈડ થાય ત્યારે ડિવાઈડ થઈને બધા શેર બધાને એને આપણે ડિવિડન્ડ કહીએ. એને ડિવિડન્ડ. અચ્છા, તો આ તો પ્રોફિટ થાય ત્યારે તો લોસ વખતે એટલે આમાં કેવું હોય એ તમે ઓનર છો ને હા. ભાગીદાર છો. હા. એટલે ભાગીદાર એટલે ફાયદો થાય તો મળે, નુકસાન થાય તો ન મળે. અને એમાંય પાછું કેવું ખબર ફાયદો થાય ને તો જેટલો ફાયદો થાય એટલું મળે હો ભાઈ. એટલે તમને ઓછો ફાયદો થયો તો ઓછું મળે ને વધારે ફાયદો થયો ને તો વધારે મળે. અને નાય મળે નુકસાન. એ તો છે. ના પણ નુકસાન કરો તો નાય મળે. યાર આ તો બહુ અઘરું છે. એ ભાગીદારીનું નુકસાન છે ભાઈ. કંપનીમાં શેર લેવો હોય ને તો એનું નુકસાન છે. યાર આના સિવાય બીજું કામ એ બીજું છે ને બીજું તમે જો ભાગીદાર ના બનવા માંગતા હો બરાબર છે એટલે તમને માલિકી ન મળે. પૈસા મૂકવાના કંપનીમાં એ 3-4 વર્ષ થાય એટલે કંપની તમને પૈસા આપી દે પાછા. એટલે મારે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ થયું ને? હા, એ પણ એમાં તમે કેવું પેલું કંપનીમાં કોઈ ઓનરશિપ નહીં, તમને ભાગીદારી નહીં. તો પછી આમાં મને શું મળે? એટલે આમાં કેવું છે કે કંપનીને તમે પૈસા આપ્યા, કંપની તમારા પૈસા વાપરે ને પછી વાપરીને એમાંથી ધંધો કરે. એ ધંધામાંથી ફાયદો એ થાય નુકસાન એ થાય. પણ આમાં કેવું તમારે ફાયદા નુકસાનથી કોઈ લેવા દેવાની કેમ? કારણ કે તમે ઓનર નથી, ભાગીદાર માલિક નથી. એટલે તમે તો કહી દેશો કે ભાઈ મને મારું વ્યાજ જોઈએ. શું જોઈએ? વ્યાજ. એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇન્ટરેસ્ટ. ફાયદો થાય કંપનીને કે નુકસાન થાય તમને તમારું ઇન્ટરેસ્ટ
મળી જ જાય હર વર્ષે. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ મળતું રહેશે. હા, એ હર વર્ષે તો ઇન્ટરેસ્ટ અને બી ફિક્સ અમાઉન્ટ નું ફિક્સ એકદમ ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય. મને ઇન્ટરેસ્ટમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ આવી એ ગયો. મને દેખાયું તમારા મોઢા પર જ. પણ એમાં આનું નુકસાન શું છે તમને કહું હા. કે કંપની નુકસાન કરે ત્યારે તમને બહુ મજા આવશે કે બધાને એમ નથી મળતું ને તમને મળે છે. પણ જે દિવસ કંપની બહુ ફાયદો થાય ત્યારે તોય તમને તો એટલું જ મળે. અચ્છા. એટલે એઝ અ એક ઇન્વેસ્ટિંગ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે છે ને હું દર વખતે બધાને એ જ એડવાઇસ કરું કે થોડા પૈસા પેલું ભાગીદારી એટલે કે ઓનરશિપ માટે નાખો શેર લઈને અને થોડું રિસ્ક લો. હા. અને થોડા બાકીના પૈસામાં તમે એવું કરો કે ભાગીદારી ના લો, ખાલી પૈસા આપો એમને વાપરવા, બરાબર છે, અને એક ફિક્સ ઇન્કમ તરીકે ઇન્ટરેસ્ટ લઈ લો. સમજી ગયો. સમજી ગયું? સમજી ગયું, સમજી બરાબર. ગયું. એટલે આ છે, એટલે આવા ઘણા બધા બીજા છે, પણ હમણાં તમારા માટે આપણે આપીએ એક બહુ એક ક્લિયર વસ્તુ છે ને, દીપ્તેશભાઈ તમે યાદ રાખો તમે યાદ રાખો રોહન એ દિનેશભાઈ, જો હું તમને શું કહું છું, એક તમે ક્લિયર વસ્તુ યાદ રાખો કે કોઈ પણ કંપનીમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો ને, કંપની હોય કે કશે બેંકમાં તમે પૈસા મૂકો, કંપનીમાં નાખો, પોસ્ટ ઓફિસમાં મૂકો, ગમે ત્યાં બહુ બધા ગવર્મેન્ટમાં નાખો, જો તમને એમાં ભાગીદારી મળે ને તો એ પૈસા રાખવા માટે તમને જે પૈસા મળે તમારા પૈસા એને ડિવિડન્ડ કહેવાય. કેમ કે ડિવાઇડ થઈ જાય બધા ભાગીદારો જે અને જો તમે ભાગીદાર ના હો અને તમે કોઈને તમારા પૈસા વાપરવા આપો છો અને એના માટે જે તમને ચાર્જ મળે એને ઇન્ટરેસ્ટ કહેવાય. ઓકે. એટલે હવેથી યાદ રાખજો, જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે ને ત્યાં તમારી ભાગીદારી નહીં નથી, અને જ્યાં ડિવિડન્ડ મળે છે ને તમારી ભાગીદારી છે. ત્યાં તમારી ભાગીદારી છે. હવે છે ને આ જ કન્સેપ્ટ મારે થોડું હવે કેરેક્ટરની બહાર આવીને સમજાવવો પડશે, એટલે તમે થોડા આઉટ ઓફ ફોકસ થઈને ત્યાં છે ને મને ઝૂમ ઇન કરી દો તો તમે ઝૂમ આઉટ થઈ જાઓ, બરાબર છે? એટલે થોડું ઝૂમ ઇન કરી દો તમે. સો what I did with Diptesh bhai or Dipesh bhai or Bhavin bhai or Bhavik bhai, basically understand what we are discussing. We are discussing that when business has got excess funds with it, it is done with its own requirement, then remember idle cash earns you nothing. आपका पड़ा हुआ पैसा आपको कुछ कमाकर नहीं देता. अगर आप उसको ड्रॉवर में, मान लो आपने आज 5 लाख रुपए डाले और वो ड्रॉवर को आप 5 साल के बाद खोलोगे तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे. And so the golden rule of business is that idle cash earns you nothing. Keep your cash floating. Keep your cash being utilized. तो इसलिए जैसे राहुल सर को इशू था कि उनके पास एक्सेस पैसा था, तो उन्होंने मेरे जैसे कंसल्टेंट को पूछा कि वो पैसे का क्या करना चाहिए, और जैसे मैंने एडवाइस दी कि when you have excess cash, better give it to someone who needs cash. And for that need, for fulfilling that need, you're going to charge something, and that something is going to be either dividend or interest. किसी ने मुझे ये सवाल पूछा था कि सर आपने पैसा दिया तो सामने उसने इंटरेस्ट दिया तो कहानी खत्म हो गई. इनफैक्ट हाउ कम इट इज गिविंग ऑफ सर्विस? नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. This was a very interesting question. Now see, when I am giving somebody my money to use, मैं उसको मेरा पैसा दे नहीं रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं दे रहा हूं, उसको सिर्फ थोड़े समय के लिए वो पैसा मैंने यूज करने के लिए दिया. वो समय जैसे खत्म होगा उससे वो पैसा मुझे लौटाना पड़ेगा. So for that period, that person is using my money, and for using my money, I'll charge that person something, and that something is either interest or dividend. When it is dividend, when it is interest. When you invest in a company, so you have two options. Option number 1, you buy shares. Shares of the company. Now what is share in a company? Share in a company is nothing but share in ownership of a company. Like say for example, if at all I want to invest in company A, जिसमें मान लो 1 लाख रुपए का ownership है. The ownership fund is 1 lakh rupees. Now I want that out of this 1 lakh, 10% ownership right should be with me.
then simply what will I do? I'll pay 10,000 to the company and I'll buy ownership right worth 10,000 from company. यानी अब से उस कंपनी का 10% ओनर मैं बन गया. Hope that is clear. With that 10,000 rupees, company will do business, okay, and it will earn profit or maybe it will make loss. अगर profit हुआ तो मुझे जो भी profit होगा उसका 10% कंपनी मुझे रिटर्न करेगी in the form of dividend. Hope that is clear. So if as a owner I am investing somewhere, as a return what I get is called as dividend. Every year if there is profit, every year I will be getting, so it's my revenue receipt. Hope that is clear. But if I am investing in a company or in any other institute, not as an owner but just as an investor, कि जहां पर मैं आपको पैसा दूंगा, आप पैसा रखो, आपके लिए वो external liability होगी. I am not acting as an owner, I am acting as a third person. Hope that is clear. और मेरे लिए ये एक asset बनेगा क्योंकि मेरा पैसा आपके पास है. I can ask for this money whenever I want. And for doing this, मेरा पैसा मैंने आपको दिया, आप उससे अपना काम कर रहे हो. यानी if you can understand, somewhere there is my sacrifice for your business, for your profitability. I am giving you my money, and for that I will charge you something, and that something will be nothing but interest. हर साल देना पड़ेगा, इसलिए ये बन गया मेरा रेवेन्यू रिसीट. इंटरेस्ट कैसे गिना जाता है? तो go back to your third standard. I is equal to PRN upon 100. That's how you calculate it. फायदा किस में, नुकसान किस में? जैसे मैंने राहुल सर को बताया कि when you invest as a owner, तो अगर आपने जहां इन्वेस्ट किया वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो there is always a benefit because you will get that much more of return in the form of dividend. क्योंकि डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता है. अगर नुकसान हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा मिलेगा. So if you are investing in a good company, then investing as a owner is always beneficial. If you are investing in a bad company, then investing as an owner can be a loss. But as an outsider when you are investing, as a third party when you are investing, then it doesn't matter how company is performing because you get your return which is going to be fixed irrespective of whether company makes profits, whether company makes losses. Hope that is clear. So that's the basic funda of investment for you. Hope that is clear. अगर कोई भी डाउट है, as we always do, ask me. Welcome back. Play देखा? Play में I tried to get out of my scheme and tried to play a character for the first time. Because normally we all are like, as we told that we are not actors. Forget about us. We are not actors and we can't come out of our scheme. We are like when you talk about Monish sir, he is actually a very good actor. He can get into the skin of the character. But we try. But at the end of the day, आपको हर character में सोहम सर ही दिखेगा. चाहे नाम बदल दो. We are like सलमान खान. भाई तो भाई होता है. उसको आप कुछ भी करवा लो and end of the day भाई भाई ही रहते हैं. ठीक है? तो हम वैसे हैं. तो इसमें पहली बार को ट्राई किया कि कोई कैरेक्टर के अंदर घुसे. And we tried to get a character out of this particular play. So hopefully अच्छा लगा होगा. अच्छा ना भी लगे तो boss don't judge me for my acting skills. I am not an actor. मगर concept hopefully समझ में आया होगा. concept क्या था वो समझो. राहुल सर आते हैं मेरे पास. I am basically a investment consultant. Investment होता क्या है? पहले वो definition समझ लेते हैं. In business terms, business के एंगल से, it is your business is excess money. आपके business में जो excess पैसा पड़ा होता है ना, that is invested in someone else's business. आपके business का excess पैसा एक level के बाद, when you can't invest it within your business, then you go and invest in somebody else's business. यानी ये मेरा पैसा किसी और के business में लग रहा है, यानी sacrifice मेरा हो रहा है. यानी एक चीज पक्का हो गया, interest on investment में sacrifice हमेशा मेरा है, तो that is my revenue receipt. अब इन्वेस्ट इन somebody else's business. तो अब यहां से ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं. बिजनेस
में दो आई से विभाग बन जाएंगे, दो पार्ट्स हो जाएंगे। अगर जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी है तो एक सोच है, अदर देन कंपनी है तो एक सोच है। अगर कंपनी है तो you can invest in either of the two option. You invest as a owner and you invest as a outsider. When you invest as a owner, what you get on investing is called as share. Share में shares. Hope that is clear. शेयर क्या होता है, जैसे मैंने बताया राहुल सर को कि भैया जब तू बर्थडे में जाता है लोग हैप्पी बर्थडे करते हैं, तेरी नजर केक पर ही होती है, तू ये सोचता है इसमें से मेरा शेयर कितना, यू ट्राई टू विजुअलाइज दैट साइज के इतना तो मैं ले ही लूंगा। तो वही चीज अगर बिजनेस के एंगल से देखो, कंपनी के एंगल से देखो, तो अगर कंपनी की ओनरशिप एक केक है, अगर मुझे उसमें एक हिस्सा चाहिए तो उस हिस्से को हम कहेंगे शेयर। I pay for it and I get that share. Hope that is share. Share is nothing but your ownership portion in the entire company's ownership stake. That is nothing but share. अगर एज अ आउटसाइडर आप इन्वेस्ट करते हो इन कंपनी, तो आपको आपने पैसा डाला तो सामने वो रिसीट तो देगा ना कि हाँ भाई तेरा 10,000 मेरे पास है, तो सामने वो जो एज अ एक्नॉलेजमेंट देगा ना। एज अ ओनर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एज अ एक्नॉलेजमेंट यू बिकम शेयर होल्डर। एज अ आउटसाइडर आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में, तो व्हाट यू गेट एज एक्नॉलेजमेंट इज समथिंग कॉल्ड एज डिबेंचर। क्या? डेंचर नहीं, डेंचर नहीं, डिबेंचर। होप दैट इज क्लियर। When you acquire debentures of a company, तो आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो मगर आप ओनर नहीं हो। फायदा नुकसान मैंने प्ले में समझाया कि इफ यू बिकम ओनर ऑफ द कंपनी तो आपको कंपनी के फायदे में भी रहना है और नुकसान में भी भागीदार बनना है, क्योंकि आप उस कंपनी के भागीदार हो। तो अगर फायदा हुआ तो वो फायदा हर एक ओनर में बटेगा और उस फायदे को हम कहेंगे डिविडेंड, जो मुझे हर साल मिलेगा। तो यहां पर डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंट नहीं, डंट नहीं है, डिविडेंड, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कंपनी। I'll be getting this if you can understand। मैंने कंपनी के शेयर्स में पैसा डाला, उन्होंने मेरा पैसा यूज किया, उसमें से प्रॉफिट कमाया, हर साल कमाया, तो हर साल मुझे उसका एक हिस्सा दिया, उस हिस्से को मैंने कहा डिविडेंड। मेरा पैसा कंपनी के पास था, सेक्रीफाइस मेरा था, तो ये डिविडेंड अपना तो बनेगा रेवेन्यू रिसीट्स, मगर if you invest as an outsider, hope that is clear, and what you get on your money being used is called as interest, which is interest on investment, या इन्वेस्टमेंट का नाम बदलकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कर दो। फायदा नुकसान मैंने ऑलरेडी बताया था मेरे सेशन में। अगर ओनर हो, कंपनी को फायदा हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, ज्यादा फायदा हुआ ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और ज्यादा फायदा हुआ और ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। मगर अगर नुकसान हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा साल खाली। मगर अगर आप आउटसाइडर हो तो कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, इट इज कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे यूज माई मनी। फिर उन्होंने वो पैसा अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से यूज नहीं किया, या दे वर नॉट एफिशिएंट इनफ टू earn out of it, that's their problem, that's their lookout। मुझे मेरा इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट PRN/100 करके दे देने का,
आपको फायदा हो या नुकसान हो, यानी ये फिक्स इनकम है, सेम अमाउंट सेम टाइम पर हर साल मिलेगी। ये वेरिएबल है, इट मे चेंज हायर 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 और यू मे नॉट गेट ओनली। Hope that is clear. So that's the difference. If you are ready to take, willing to take risk in your life, आप शेयर्स खरीदोगे। अगर रिस्क कम करना है आप डिबेंचर खरीदोगे। Hope that is clear. अगर कंपनी के अलावा आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, जैसे गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, तो यू कैन गेट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स लाइक से गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये अलग अलग नाम है इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। तो कंफ्यूज सर गवर्नमेंट बॉन्ड, सर बॉम्ब, वो 3 इडियट्स में कौन थी वो, करीना कपूर, वो कहते हैं ना फाफड़ा ढोकड़ा, इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स इट लुक्स लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशन। नो, इट्स जस्ट अ नेम। Government, basically you are investing in government, basically you are giving your money to government so that government can build roads, government can build bridges, उसके लिए पैसा दिया। Hope that is clear. गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, हमने पैसा दिया है, तो वंस अगेन ओनर नहीं बने, वो रोड बनाया हमारे पैसे से, तो वो रोड पर जाकर हम दोपहर को 12 बजे बीच में बैठ नहीं सकते कि भाई मारो रोड से आना पैसा मैं आप यहाँ से। यू डोंट बिकम ओनर, you are outsider, so what you will be getting is interest. Hope that is clear. Or maybe something called as KVP, Kisan Vikas Patra, one more government scheme. You give money to government, government will use for upgrading life of farmers. जो कमाएंगे उसमें से एक फिक्स रिटर्न आपको देंगे, once again interest आएगा। Hope that is clear. Or you can say Indira Vikas Patra. I stands for Indira, सासू माँ सोनिया गांधी जी की, ठीक है, उनके नाम पर ये स्कीम था, इंदिरा विकास पत्र। Hope that is clear. गवर्नमेंट का स्कीम था, आप अपना पैसा डालो, गवर्नमेंट किसी के विकास के लिए, जो कभी दिखता नहीं है चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, सो किसी के विकास के लिए ये पैसा यूज करेगी, और क्योंकि आपका पैसा यूज हो रहा है तो आपको सामने इंटरेस्ट मिलेगा जो आपका बनेगा रेवेन्यू रिसीट। तो ऐसे कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, ईदर इन कंपनी और एज आउटसाइडर। इतना याद रखना, कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, ओनर बने, तो जो आपको इन्वेस्ट करने पर, आपका पैसा यूज करने पर जो आपको मिलता है उसे डिविडेंड कहेंगे। अगर एज आउटसाइडर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो आपको आपका पैसा यूज करवाने के लिए मिलता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। Hope that is clear. Share represents your ownership in the company. Debenture represents that yes, you have invested in the company, but you are not the owner. Hope things are clear. हमने काफी सारे टर्म्स आज सीखे, देखे और समझे, जैसे कि बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, interest on bank overdraft, interest on loan borrowed, interest on capital, interest on drawings, interest on investment, dividend on shares, investments, government bonds, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। ये सब करने के बाद स्वभाव तो देखना पड़ेगा ना, ये सारे इंटरेस्ट का स्वभाव पता चल गया। इंटरेस्ट इज ऑलवेज रेवेन्यू, या तो रिसीट या तो एक्सपेंस, क्योंकि हर साल होता है, इसलिए इंटरेस्ट हमेशा जिंदगी भर याद रखना रेवेन्यू है। अगर आपको मिलता है तो इट इज रिसीट्स, अगर आपको पे करना पड़ता है इट्स योर एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिजनेस का पैसा किसी और बिजनेस के पास है, मेरा पैसा किसी और के पास है, मुझे उसमें से बेनिफिट मिलना बाकी है। तो रिमेंबर, दिस इज माय असेट। अब असेट में if I intend to keep this for more than one financial, I repeat, if I intend to keep this for more than one financial year, then this becomes my non-current asset. But if I intend to keep this for less than one financial year, on the last day of current financial year, then this same becomes my current asset. Hope ये इसका स्वभाव is clear to everyone, making sense. Now with this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 terms, I'll end my session
hopefully you love the play, hopefully you love the effort that we are putting behind the session, and hopefully it's not only about loving, you also understood the session. So hashtag ghar baithe padho, stay home, stay safe. As I always say, take utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow, and please get your terms 100% perfect. We are almost there on the completion, so make sure that आगे के जितने भी टर्म्स अब तक हमने किए हैं सारे टर्म्स अच्छी तरह से इन अ क्यूमुलेटिव फॉर्म आप देख रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे. बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर.